दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कोचिंग जंक्शन में। मैं हूं शशांक मिश्रा और यहां पर हम लोग हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और इसके अन्य समकक्ष परीक्षाओं के लिए। तो यहां पर हमने रासो साहित्य शुरू किया था और रासो साहित्य में हमने 4 साहित्य देख लिए थे। सबसे अंतिम हमने पृथ्वीराज रासो देखा था। तो रासो साहित्य को हमने कंप्लीट कर लिया था, फिर भी यहाँ पर कुछ और तथ्य रह गए थे रासो साहित्य के बारे में, उनको हम यहाँ पर देख लेंगे। उसके बाद जो हमारे 2 और रासो साहित्य बचते हैं उनको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, एसआई, टीईटी, सुपर टीईटी किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, भारत में होने वाली 1300 से ज़्यादा परीक्षाओं की तैयारी के लिए यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दिया गया है। आप बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है, यह ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, testseries.coaching.in पे लॉग ऑन करना है और अपनी परीक्षा को वहाँ से सर्च करके सेलेक्ट कर लेना है। और आपको एक टेस्ट पेपर यहाँ पर फ्री में दिया जा रहा है। उसको करने के बाद यदि आपको लगता है कि यह आपके लिए लाभदायक है तो आप बाकी के टेस्ट पेपर्स ज्वाइन कर सकते हैं, पूरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मामूली फी में यह आपके लिए उपलब्ध है। तो यहाँ पर आपको 24/7 ऑनलाइन एक्सेस मिलेगा। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर पर्सनलाइज परफॉर्मेंस एनालिसिस देखने को मिलता है और आपके रैंक्स भी यहाँ पर बताए जाते हैं। फी बहुत कम है, उसके बाद भी आपको यहाँ पर 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिलने वाला है यदि आप शशांक लिखते हैं कूपन कोड में। तो शशांक अगर लिखते हैं तो आपको और 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर मिलने वाला है। तो इसको जल्दी से रिडीम करिए और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से करिए। चलिए देखते हैं हम लोग रासो साहित्य। इसमें सबसे पहले हम देख लेंगे जो पीछे हमारे रासो साहित्य के बारे में थोड़ा बहुत छूट गया था उसको यहाँ पर देख लेंगे। उसके बाद से हम लोग जो 2 और रासो साहित्य बचा हुआ है उनको यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो पृथ्वीराज रासो में अड़सठ प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। अड़सठ प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। इसमें चाहे रोला हो, चाहे त्रोटक हो, दोहा हो, छप्पय हो, इन सभी छंदों का यहाँ पर भरपूर प्रयोग हुआ है। मैंने आपको व्याकरण की पिछली किसी क्लास में बताया भी था कि चंद बरदाई का जो प्रिय छंद है ना वो छप्पय है। चंद बरदाई इसमें सिद्धस्थ थे। बहुत अच्छे जो है रचनाकार कहे जाते हैं ये छप्पय छंद के, ठीक है ना। तो मैंने आपको किसी पिछली क्लास में बताया भी था ये, ठीक है ना। तो यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसमें बहुत सारे छंदों का प्रयोग हुआ है, 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। तो पृथ्वीराज रासो छंद के मामले में बहुत ही समृद्ध काव्य है, ठीक है ना। और यहाँ पर और भी बहुत सारी बातें कही हैं, जैसे बच्चन सिंह के बारे में आपको पता है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास इन्होंने लिखा था, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी। बच्चन सिंह ने इसको राजनैतिक महाकाव्य भी कहा है, ठीक है ना। इसको राजनैतिक महाकाव्य कहा है। राजनैतिक महाकाव्य कहा है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और, यहां पर थोड़ी सी वर्तनी की त्रुटि होगी। राजनैतिक को ऐसे कभी मत लिखा करिए। चलिए यहां पर मैंने लिख दिया तो आपको मैंने बता भी दिया, ठीक है ना। राजनैतिक ऐसे नहीं लिखा जाता है, राजनीतिक लिखा जाता है, ठीक है ना। राजनीतिक हो गया, ठीक है ना। यहां पर आ और ए मिलेगा तब बनेगा आपका ए, ठीक है ना। आ और ए मिलकर ए बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह जो है स्थिति नहीं हो रही है, आ और ई मिल रहा है, राजनीति यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। राजनैतिक, राजधन नैतिक यहाँ पर होता तो होता, ठीक है ना। राजनीति यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर हमने देख लिया राजनैतिक महाकाव्य है यह, और चंद बरदाई का सबसे प्रिय छंद कौन सा है यह भी हमने देख लिया, यह है छप्पय छंद, ठीक है ना। कय मास बध जो है
अगर इसकी बात करें, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आया है कि कैमास वध किस साहित्य से संबंधित है, किस रासो साहित्य से संबंधित है, तो यह पृथ्वीराज रासो का एक सर्ग है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और यहां पर मैं आपको बता दूं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो के बारे में एक बात और कही है, काफी महत्वपूर्ण है, कि पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद में लिखा गया है। सुख और सुखी दोनों का संवाद है यह पूरा काव्य, ठीक है ना। तो इसको भी आप लिख लीजिए यहां पर पृथ्वीराज रासो सुख सुखी संवाद में लिखा गया है। यह बात किसने कही है? द्विवेदी जी ने कही है, ठीक है ना, द्विवेदी जी, ठीक है ना। तो यह सारी बातें हो गई पृथ्वीराज रासो के बारे में, जो पिछली क्लास में नहीं हो पाई थी। अब हमको इसके आगे देखना है। अब हमने अपने 4 रासो साहित्य जो है खत्म कर लिए हैं। अगला हमको देखना है, यहां पर हम लोग हमीर रासो अब देख लेते हैं। हमीर रासो के अगर रचना काल की हम बात करें तो इसका रचना काल क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 1357 ईस्वी। और रचनाकार की अगर हम बात करें, यह तो रचना काल हो गया, और रचनाकार की बात करें तो सारंगधर इसके रचनाकार हैं। एक बात और है कि हमीर रासो अब उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना। यह रचना वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। कुछ आधारों पर, कुछ साक्ष्यों के आधार पर रामचंद्र शुक्ल जी ने इसके बारे में कुछ बातें कही हैं। उन्हीं आधारों पर हमीर रासों के बारे में लोग अलग अलग बातें कहते हैं, ठीक है ना। तो लिखते हुए चलिए, यह रचना वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। ठीक है। अब देखिए, प्राकृत पैंगलम ये पैंगलम है, पर ए की मात्रा, ठीक है। अभी हम प्राकृत पैंगलम के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है ना। प्राकृत पैंगलम में सारंगधर ने कुछ पद का उल्लेख किया है, जिसके आधार पर शुक्ल जी ने इसकी कल्पना की थी, ठीक है ना। शुक्ल जी ने हमीर रासो की कल्पना की है, ठीक है ना। अब देखिए, यहां पर प्राकृत पैंगलम क्या है, इस पे थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, प्राकृत पैंगलम में ना प्राकृत पैंगलम में विद्याधर, सारंगधर,
विद्याधर हो गए, सारंगधर हो गए और बब्बर हो गए। एक मिनट, इसको थोड़ा साफ लिख देता हूं। इनको बब्बल भी कहीं कहीं कहा जाता है, ठीक है ना, बब्बल या बब्बर या बब्बल दोनों मिलता है इनका नाम, ठीक है ना। जज्जल, ये सब कवि हैं, ठीक है ना। इन सब के रचनाओं का यह संग्रह है, ठीक है ना। यहां पर जज्जल हो गए, इनके पदों का संकलन, और इसका संकलन किसने किया है? इसका संकलन लक्ष्मीधर ने किया है। ठीक है ना। तो ये हो गई बात प्राकृत पेंगुलम की। अभी हम लोग बात कर रहे हैं हम्मीर रासों की, ठीक है ना। तो हम्मीर रासों के कथानक के बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कथानक, इसका कथानक क्या है, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम कथानक की बात करें तो यहाँ पर रणथंभौर के शासक राजा हम्मीर देव चौहान और खिलजी के बीच में युद्ध का वर्णन किया गया है। इस युद्ध के बाद हम्मीर देव चौहान का देहांत भी हो जाता है इसी युद्ध में ही, ठीक है ना। तो यह सारी बातें यहाँ पर की गई हैं और शुक्ल जी ने इसको अपभ्रंश का अंतिम काव्य माना है, अपभ्रंश का अंतिम जो है साहित्य माना है, ठीक है ना। आपने शुक्ल जी की हिंदी साहित्य के इतिहास में वह बात पढ़ी होगी जहाँ पर उन्होंने कहा है कि 1050 ईस्वी से लेकर 1050 संवत से लेकर 1375 तक जो है आदिकाल था, और यही समय जो है हम्मीर रासों का भी है, ठीक है ना। आदिकाल का अंत इसी के बाद से उन्होंने माना है, और हम्मीर देव के अंत के बाद यहाँ पर अपभ्रंश का अंत उन्होंने माना है, ठीक है ना। आदिकाल का यही समय काल है ना भाई, 1050 से लेकर 1375, और इसके बाद से अपभ्रंश साहित्य का जो है खत्म जो है उन्होंने अंत माना है कि इसके बाद से अपभ्रंश का कोई भी साहित्य नहीं लिखा गया। आदिकाल में अपभ्रंश साहित्य लिखे जाते रहे, 1375 के बाद से वैसे भी नहीं लिखा गया, और हम्मीर देव रासो जो है अंतिम अपभ्रंश का काव्य कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो यह बात इन्होंने कही है शुक्ल जी ने। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं एक बार। देखिए, कथानक की बात हमने की है, और कथानक हम लोग लिख लें कि रणथंभौर के शासक हम्मीर देव चौहान, हम्मीर देव चौहान और खिलजी के मध्य युद्ध, खिलजी के मध्य युद्ध, और युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि हम्मीर देव चौहान का देहांत, हम्मीर देव चौहान की वीरगति, ऐसे लिखे की वीरगति, ठीक है ना। यहां पर हम्मीर देव चौहान का देहांत हो जाता है, तो इस चीज का यहां पर वर्णन किया गया है, ठीक है ना। कुछ प्राकृत पेंगुलम में कुछ छंदों से इस बात का जो है भान होता है, इस बात का ज्ञान होता है, ठीक है ना। वैसे यह रचना मिलती नहीं है, ठीक है ना। अगर इसके हम भाषा की अब बात कर लें तो मैंने आपको पहले बताया कि अपभ्रंश युक्त भाषा है इसकी। तो भाषा इसकी क्या है, इसकी भाषा क्या है, अपभ्रंश युक्त है, ठीक है ना। अपभ्रंश युक्त, अपभ्रंश तो युक्त है, लेकिन किस में अपभ्रंश युक्त हुआ है, राजस्थानी में, ठीक है ना, राजस्थानी। ज्यादातर रासो साहित्य जो है वो राजस्थानी भाषा में लिखे गए, तो अपभ्रंश युक्त राजस्थानी भाषा इसकी जो है भाषा है, ठीक है ना। भाषा की बात हो गई है हमारी। अब कुछ और यहां पर हम्मीर रासो के बारे में नहीं बचता है, हमने हम्मीर रासो समझ लिया। अब हम लोग विजयपाल रासो के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यह दोनों इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बहुत कुछ इसमें जानने को नहीं है, ना इसमें से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, हमने ज़रूरत भर का यहाँ पर समझ लिया है, ठीक है ना। अब इसको हम विजयपाल रासो को एक बार समझ लेते हैं, ठीक है ना। विजय
पाल रासो, विजयपाल रासो। विजयपाल रासो की जो रचना है, इसके रचनाकाल की अगर हम बात करें 16वीं शताब्दी। ठीक है, तो और इसके रचनाकार की बात करें तो इसके रचनाकार कौन है? नरहर सिंह भाट, नरहर सिंह भाट। ठीक है ना, और इसकी भाषा क्या है? यह भी अपभ्रंश की भाषा है। ठीक है ना, तो यहां पर भाषा की अगर हम बात करें तो क्या है? अपभ्रंश। और एक बात और यहां पर कर लें कि इसके जो कुल छंद आपको प्राप्त होते हैं 42 छंद प्राप्त होते हैं। प्राप्त। ठीक है ना, यह जो है विजयपाल रासो के बारे में कुछ बातें हो गई। अब थोड़ा सा और इसके कथानक के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इस रचना में विजयपाल रासो में आपको करौली के शासक विजयपाल और वंग देश के राजा के बीच में युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है ना, और यहाँ पर तो द्विवेदी जी ने इसको रासो साहित्य माना भी नहीं है, लेकिन उनकी इस बात को बहुत सारे विद्वानों ने खारिज किया, बोला कि यह जो है रासो साहित्य ही है। ठीक है ना, तो इसके कथानक के बारे में लिख लीजिए आप, क्या यहाँ पर चर्चा किया गया है। तो करौली के शासक विजयपाल और वंग देश के शासक, ऐसे लिखिए, वंग देश के राजा के मध्य युद्ध का वर्णन। ठीक है ना, यहां पर देखने को मिलता है विजयपाल रासो को द्विवेदी जी ने रासो साहित्य में कोई स्थान नहीं दिया है। यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है। द्विवेदी जी ने विजयपाल रासो को रासो साहित्य में स्थान नहीं दिया है। ठीक है ना, तो यह बातें हो गई रासो साहित्य के बारे में। हमने रासो साहित्य को डिटेल में यहां पर समझ लिया है, और रासो साहित्य अब हमारा खत्म होता है। अब हमको यहां पर सिद्ध साहित्य देखना है। सिद्ध साहित्य को आज हम शुरू करेंगे डिटेल में, इसको अगली क्लास में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत यहां पर चर्चा कर लेंगे आज हम सिद्ध साहित्य के बारे में। ठीक है ना, तो यहां पर अब हेडिंग लिख लीजिए, सिद्ध साहित्य। एक मिनट। सिद्ध साहित्य क्या है, सबसे पहले तो जान लेंगे सिद्ध क्या है। ठीक है ना, उसके बाद से हम लोग सिद्ध साहित्य पर चर्चा करेंगे। आपको पता है कि बौद्ध धर्म कालांतर में दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। उसी महायान शाखा से एक विचार का उत्पन्न हुआ जिसको हम लोग वज्रयान कहते हैं। वज्रयानी जो होते थे वह अपने आप को कठिन तपस्या के द्वारा मोक्ष प्राप्ति के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते थे। ठीक है ना, तो वज्रयानियों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए जो साहित्य लिखे उन्हीं को हम लोग सिद्ध साहित्य कहते हैं। ठीक है ना, शॉर्ट में अगर समझें तो यह जो है सिद्ध साहित्य है। ठीक है ना, इसमें बहुत डिटेल में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न नहीं आता है। हम लोग तो टू द पॉइंट अभी पढ़ रहे हैं ना, जो इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, उन्हीं को यहाँ पर हम देख रहे हैं अभी। तो सिद्ध साहित्य आपने देख लिया। सिद्ध साहित्य हम किसको बोलेंगे? सिद्ध साहित्य बोलेंगे हम बौद्ध धर्म की
महायान शाखा के वज्रयानी कवियों द्वारा लिखा गया साहित्य, लिखा गया साहित्य। ठीक है ना, यह जो है सिद्ध साहित्य कहलाता है। काफी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। देखिए सिद्धों की संख्या ना 84 बताई गई है। 84 सिद्ध कुल मिलाजुला कर हैं। इनका जो चरमोत्कर्ष का काल माना जाता है ना, चलिए इसको भी ऐसे लिख लेते हैं। सिद्धों के चरमोत्कर्ष का काल 8वीं शताब्दी से 10वीं, ऐसे लिखिए 10वीं शताब्दी माना जाता है। ठीक है ना। अच्छा, सिद्धों का जो प्रमुख केंद्र रहा है वह श्री पर्वत रहा है, अर्बुद पर्वत रहा है, नालंदा का जो क्षेत्र है वह है, असम का क्षेत्र है, तक्षशिला, ये सब जो है इनके प्रमुख केंद्र रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको भी लिख लीजिए यहां पर, यह भी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। प्रमुख केंद्र, डिटेल में चर्चा आज नहीं करेंगे हम लोग, थोड़ा बहुत इनके बारे में हम लोग आज जान ले रहे हैं। ठीक है ना, तो इनके प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? श्री पर्वत, अर्बुद पर्वत भी है, अर्बुद है। ठीक है ना, ये अर्बुद नहीं, अर्बुद पर्वत, तक्षशिला, नालंदा, असम और बिहार का क्षेत्र जो है। ठीक है ना, ये सारे क्षेत्र जो हैं इनके प्रमुख केंद्र रहे हैं। सिद्ध यहाँ पर ज़्यादा जो है विस्तृत हुए थे। ठीक है ना। अच्छा, कुछ बातें और जान लेते हैं हम लोग। सिद्धों के बारे में सबसे पहली जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है हमको? ठीक है ना, कि सिद्ध लोग थे, इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? सिद्धों के बारे में जो भी डिटेल्स हैं, ठीक है ना, लिख लीजिए। सिद्धों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी सिद्धों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर, यह भी महत्वपूर्ण है। ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर है। ठीक है ना, वर्ण रत्नाकर से प्राप्त होती है। ठीक है ना, तो सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी आपको कहां से प्राप्त होती है? ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर, यहां से प्राप्त होती है। ठीक है ना, काफी महत्वपूर्ण है यह नाम, इसको आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो यह तो हो गया कि सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी कहां से मिलती है? ज्योतिश्वर ठाकुर के वर्ण रत्नाकर से मिलती है। अब सिद्धों की रचनाओं के बारे में जानकारी आपको कहां से ज्यादा प्राप्त होती है? ठीक है ना, तो सिद्ध ऐसे लिखे, सिद्धों की रचनाओं के बारे में जानकारी, सारे बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, जानकारी हरप्रसाद शास्त्री
के द्वारा मिलती है, ठीक है ना, एक मिनट, द्वारा मिलती है। बांग्ला भाषा में इसका संकलन हुआ था, सिद्धों की रचनाओं का संकलन सबसे पहले 1917 में बांग्ला भाषा में हुआ था, ठीक है ना। तो बौद्ध गान और दोहा के नाम से, ठीक है ना, तो इसको भी लिख लीजिए। तो यहीं पर क्या हुआ था, 1917 में सिद्धों की वाणियों का, ऐसे लिखिए, सिद्धों की वाणियों का संकलन 1917 में बौद्ध गान और दोहा बांग्ला भाषा में, ठीक है ना, दोहा के नाम से बांग्ला भाषा में हुआ, ठीक है ना। तो यह कुछ महत्वपूर्ण बातें जो थी छोटी छोटी हमने आज देख ली हैं। सिद्धों के बारे में डिटेल जानकारी हम लोग कल प्राप्त करेंगे, और सिद्धों की कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन कौन से सिद्ध आपके महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद से नाथ साहित्य जो है उसको भी हम देखेंगे, कौन कौन से सिद्ध और नाथ जो है एक ही हैं, ठीक है ना। तो जहाँ पर सिद्धों की बात आती है, नाथों की बात वहाँ आती है। कुछ नाथ और सिद्ध एक ही जो है, ठीक है ना, दोनों के नाम वहाँ मिलते हैं, सिद्धों में भी और नाथों में कौन कौन से हैं, इन सभी पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज यहीं तक हम लोग देखते हैं इसको। कल जो है सिद्ध खत्म करके हम लोग नाथ साहित्य पर आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।